नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। हम आपके लिए क्लास 7 एक्सरसाइज 14 विज्ञान के पाठ को लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 1 से 5 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीके सेक्शन के अंतर्गत होगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका विज्ञान शिक्षक के लिए पीडीएफ होगा। ठीक है, इसमें हम आपको सारा चीज़ दिखाएंगे कि किस किस राज्य में कहाँ कहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऊष्मा प्रवाहित होता है, बताना है कि ऊष्मा प्रवाहित होता है। ठीक है, अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर, कम तापक्रम से अधिक तापक्रम की ओर, कम तापक्रम की ओर केवल, या अधिक तापक्रम की ओर केवल, किधर प्रवाहित होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न यह कहाँ कहाँ पूछा गया, इसको आप जान लीजिए। तो यह प्रश्न यूपी टेट में 3 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार देखा गया है और पी टेट में 1 बार देखा गया है। ठीक है, 3 जगह प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ्लेम ना स्टोव है, इसको हम जलाएं तो ये फ्लेम इससे निकल रहा है। तो यहाँ पर जब रॉड रखेंगे, क्या रखेंगे, रॉड को रखेंगे ना, तो ये रॉड यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगा ना। ये गर्म होकर के किधर होगा, तो जिधर ठंडा क्षेत्र है उधर भी गर्म होता जाता है। इसका मतलब हो गया, इसका प्रवाह किधर से हो रहा है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है, अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, थर्मामीटर, दाब मीटर, बैरोमीटर या स्टेथोस्कोप, किसका उपयोग किया जाता है तापक्रम मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तापक्रम मापने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं, ताप मापने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, तो वो यंत्र है देखिए थर्मोमीटर। वो यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया, तो ये पंजाब टेट, पी टेट का, इसका मतलब पंजाब टेट में 2 बार आया। ठीक है, और सीजी टेट में 1 बार आया। ठीक, और यहाँ पर जो हरियाणा टेट है उसमें भी पूछा गया। इस तरह से हुआ। तो तापक्रम मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो थर्मामीटर का किया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, आपको बताना है। तांबा, एल्युमिनियम, पारा या सोना, कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है। देखिए ये इतना एमवीवीआई प्रश्न है ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, समझ गए। ये प्रश्न इतना बार एग्जाम में पूछ दिया है कि पूछिए मत कीजिए। हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया है, और आपका जेटेट में भी पूछा है। आप समझिए यहाँ भी आ गया है, इसलिए ऊष्मा पाठ तो एक आना ही आना है। तो आप देखिए, पढ़िए ऐसा ही जिसमें कम पढ़िए और ज़्यादा प्रश्न का समावेश नहीं है। कम प्रश्न का समावेश है जेसीईआरटी में, और आ रहा है वहाँ से ज़्यादा। तो बस इसी को हम केवल देखिए आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक कहीं जुड़ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ भी पढ़िए, लेकिन यहाँ से तो नोट्स लेके पढ़ना और इसका वीडियो देखना तो भविष्य में कभी भी भूलिएगा ही मत। ठीक है, बहुत चीप रेट में हम आपको सारा चीज़ का तैयारी करवा दे रहे हैं, समझ गए। यहाँ से जरूर देख लीजिएगा हैंड रिटेन नोट्स को, परीक्षा में जाने से 2 दिन पहले भी मिलता हो तो आप खरीद के पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो वो होता है देखिए पारा। पारा का संकेत क्या होता है, Hg, और पारा को कहते हैं क्या चीज़ है, मरकरी। तो देखिए कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, यह पारा के जगह Hg भी लिख दिया हो सकता है, पारा के जगह मरकरी भी लिख दिया होता है। तो ये चीज़ होता है, इसमें याद रखिएगा इसका नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा का ही क्यों उपयोग किया जाता है भाई, थर्मामीटर में पारा का ही क्यों उपयोग किया जाता है? पारा एक तरल धातु है, यह ऊष्मा का सुचालक है, यह शीशे से चिपकता नहीं है, यह सभी। सब ऑप्शन इसका सही है। मतलब पारा क्या है, एक तरल धातु है,
यही तो ऑप्शन देखिए, बार बार आपको प्रश्न आता है, क्या आता है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए। जब धातु और अधातु चैप्टर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही प्रश्न होड़ मचा कर रखा है, जब एग्जाम में जाइए एगो खोस देता है और सब गलती करके आते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कच्छ ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। भाई देखिए, एक तो एक्सेप्शन हो गया ना, धातु किस अवस्था में होती है, धातु तो ठोस अवस्था में पाई जाती है ना, लेकिन एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो सिर्फ वही है पारा, वही है सिर्फ पारा, जिसको हम लोग कहेंगे Hg। क्लियर हो गया ना। थर्मामीटर में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो पारा एक तरल धातु है इसलिए उपयोग किया जाता है। उष्मा का सुचालक है इसलिए भी किया जाता है। शीशे से चिपकता नहीं इसलिए भी किया जाता है। इसका राइट आंसर सभी में हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, उष्मा संचरण की कितनी अवस्था है, उष्मा संचरण की कितनी विधि है। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर 3 है, और ये पंजाब टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, कौन कौन कहते हैं हम लोग, तो एक को कहते हैं चालन विधि, दूसरे को हम लोग कहते हैं संवहन विधि, और तीसरे को हम लोग कहते हैं विकिरण विधि। क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, इसमें किस विधि से उष्मा का संचरण होता है, इसमें किस विधि से उष्मा का संचरण होता है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, तीनों। ठीक है, तो उष्मा का संचारण इन तीनों विधि से होता है, तीनों विधि से होता है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। क्लियर हो गया होगा। अगला, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होती है, उस विधि को क्या कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती है, उस विधि को क्या कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, उससे क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो वह विधि देखिए कौन है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, या कोई नहीं। ठीक है, तो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, उस विधि को देखिए हम लोग कहते हैं चालन विधि। क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। ठीक है, अगला है, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का संचरण होता है, जिन पदार्थ से होकर उष्मा का संचरण होता है, उससे क्या कहते हैं, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या सभी। ठीक है, ये प्रश्न हरियाणा टेट में पूछा गया है। ठीक है, हरियाणा टेट में आया हुआ प्रश्न है, जिन पदार्थ से होकर उष्मा का संचरण होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उष्मा का संचरण किस में होता है बताइए, कुचालक में होता है, सुचालक में होता है, अर्धचालक में होता है। तो उष्मा का संचरण जो सुचालक होते हैं उसी में ना होगा उष्मा का संचरण, बाकी में उष्मा का संचरण थोड़े होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। ठीक है, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, और आप भी देख लीजिएगा ये प्रश्न आता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है। देखिए इसको हम लोग धातु अधातु जो पाठ पढ़ेंगे उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो आपका चांदी होता है। कौन होता है, चांदी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का संचरण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं। ठीक है, तो जिन पदार्थों से होकर उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है उसको देखिए हम लोग कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं उसको, कुचालक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, कुचालक कहते हैं। अगला देखिएगा, इसमें सुचालक पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन सुचालक पदार्थ का उदाहरण है। एमपी टेट में ये प्रश्न एक बार आया हुआ है। ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या लोहा। क्या लकड़ी से उष्मा का प्रवाह होगा, उष्मा का प्रवाहित होता है, नहीं होता है, इसलिए यह कुचालक है। प्लास्टिक में उष्मा का प्रवाह होता है, नहीं होता है, इसलिए कुचालक है। कागज में उष्मा का प्रवाह होता है, नहीं होता है, ये कुचालक है। यानी लोहा में उष्मा का प्रवाह होता है, इसलिए ये सुचालक है। क्लियर हो गया, तो इसमें सुचालक पदार्थ का उदाहरण कौन था, डी नंबर, लोहा हो गया। अगला देखिएगा, इनमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है इनमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है। प्लास्टिक, सोना, चांदी या तांबा। ठीक है, तो तांबा में उष्मा का प्रवाह होता है इसलिए सुचालक है, चांदी में उष्मा का प्रवाह होता है, सुचालक है, सोना में उष्मा का प्रवाह होता है, सुचालक है, प्लास्टिक में उष्मा का प्रवाह नहीं होता, ये कुचालक है। आपसे पूछा गया है कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर पूछा गया है, तो ये राजस्थान टेट और हरियाणा टेट 2 जगह ये आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो सारे राज्यों का देखिए प्रश्न पत्र को भी आपको बताते चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तैयारी हम आपको करवा दे रहे हैं। और जैसे आरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट्स, पीडीएफ, साथ में वीडियो भी आपको आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और बात करने की सुविधा भी आपको हम दे रहे हैं, जहाँ जुड़ने के बाद आप हमसे सारी तरफ से सहायता ले सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संवहन होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो आपका देखिए चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर चालन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गर्म होकर ऊपर गति करते हैं तथा उनके जगह ठंडे कण आ जाते हैं, क्या कहलाता है? संवहन विधि, चालन विधि, विकिरण विधि या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब उनकी जगह गर्म से ठंडा वाष्प की ओर होगा तो उसको हम लोग यहाँ कौन सा विधि कहेंगे? संवहन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संवहन विधि। अगला, जल हवा में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? जल हवा में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, तो देखिए ठोस विधि, चालन विधि किस में होता है? ठोस में। ठोस में ना, वो लोहा हो गया, वो तांबा हो गया, इस सब में ठोस में चालन विधि होता है। और जल हवा में वाष्प बनता है तो वाष्प किस में होता है? संवहन विधि में। संवहन विधि में। तो आपसे ये पूछा है कि जल या हवा में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, समुद्र की ओर से आने वाली हवा को कहा जाता है, समुद्र की ओर से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है? समुद्री समीर, नदी समीर, रेत समीर या कोई नहीं। ठीक है, ये हरियाणा टेट और पंजाब टेट दोनों में प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र की ओर से आने वाली हवा को कौन कहा जाता है? समुद्री समीर, नदी समीर, रेत समीर या कोई नहीं। तो उसको हम लोग समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। अगला है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं? यूपी में 2 बार, एमपी में 1 बार, सीजी में 2 बार। प्रश्न पूछा गया है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं? सफ़ेद और हल्के, गहरे, काले या कोई नहीं। ठीक है, तो गर्मी में हमें किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए? सफ़ेद और हल्का रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? सफ़ेद और हल्के रंग के, गहरे और काले रंग के, सफ़ेद रंग के या कोई नहीं। देखिए सर्दियों में हमें जो है गहरे और काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। कैसा पहनना चाहिए? सर्दियों में हमें गहरे रंग और काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि काला क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है। ठंडा का दिन रहेगा, ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा तो आपको क्या करेगा? शरीर में गर्मी प्रदान करेगा। इसलिए गहरे और काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, मानव शरीर का औसत तापक्रम होता है, मानव शरीर का औसत तापक्रम होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का औसत तापक्रम कितना होता है? 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया, 1-2 बार के बात मत कीजिए, 1001 बार पूछा गया, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एकदम याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न को छप रहा है आपके एग्जाम में। तो मानव शरीर का औसत तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापक्रम। चलिए अगला देखिएगा, मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? मानव शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? 98, 98.6, 94 या कोई नहीं। तो फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, 1001 बार नहीं, 101 बार ही प्रश्न पूछा है। 101 बार एकदम समझिए गिन की प्रश्न पूछा है। अब बहुत शुभ है, इसलिए आपको ये आ भी सकता है। ठीक है, याद रखिएगा 98.6। जिस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन, संवहन, विकिरण या कोई नहीं। चालन ठोस पदार्थ में होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन जो है यहाँ जल और द्रव में होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विकिरण विधि ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कौन है? तो विकिरण है। वो कौन है आपका? विकिरण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग देख लिए। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स और पीडीएफ यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ देखिए सारी सुविधा आपको बिना टेंशन के पढ़ना है तो बस 500 रुपया पेमेंट करके आपको नोट्स की ही कीमत में आपको क्लास, वीडियो और बात करने की सुविधा सब कुछ दिया जा रहा है। आप अभी कभी जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।